इवेपोरेटर की परफॉर्मेंस किस तरह से जज की जाती है, ठीक है। मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन है, और उससे अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और प्लेलिस्ट देख ले, उसमें जो वीडियो हमने काम किया वो देख लें, ठीक है, और शेयर भी कर दें। तो इवेपोरेटर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी है। इवेपोरेटर की डेफिनेशन में अभी थोड़ी सी रुक के देता हूँ, पहले जो टर्म्स इसको डिफाइन करने के लिए जरूरी है वो हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म क्या है? सबसे पहली टर्म है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? सबको पता है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर एक मटेरियल होता है, मिक्सचर एक मटेरियल होता है, वो मटेरियल जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है। अ मटेरियल व्हिच फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। अ मटेरियल which formed by combination of two or more than two substances, by combinations. The material which is formed by combinations of two or more than two substances, ठीक है। एक ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने, एक ऐसा मटेरियल जो दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बने, उसे बोलते हैं मिक्सचर। क्या बोलते हैं? मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर दो टाइप का होता है। मिक्सचर होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस, ठीक है। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? P and C सेम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, P and C डिफरेंट। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा बुकों में, होमोजेनियस मिक्सचर ये होता है, ठीक है। तो मैं, चलो अच्छी बात है आपने पढ़ रखा, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसके अंदर हर पॉइंट पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो। वो मिक्सचर जिसके अंदर हर पॉइंट पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, जो हर जगह से एक जैसा हो, उसे बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। और जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर पॉइंट पे सेम ना हो, अलग अलग हो, हर पॉइंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसे बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। जैसे होमोजेनियस मिक्सचर, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने एक मिक्सर भर रखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक मिक्सर भर रखा है। अगर यहाँ पर जो इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है, ठीक है। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर है। यहाँ पर जो इसका कलर है, वही इसका कलर यहाँ पर है, वही इसका कलर यहाँ है, वही इसका कलर यहाँ है, ठीक है। यहाँ पर जितने एक पर्टिकुलर एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 मीटर की वॉल्यूम में यहाँ पर इसके जितने पार्टिकल्स हैं, उतने ही पार्टिकल्स यहाँ है, उतने ही पार्टिकल्स यहाँ है, उतने ही पार्टिकल्स यहाँ है। मतलब इसकी हर जगह की प्रॉपर्टीज अगर सेम है, चाहे मैं वो कहीं से भी देखूं, ठीक है, तो इसे बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। लेकिन अगर इसके अलग अलग जगह की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, मान लो यहाँ से ये अलग कलर का दिखे, यहाँ से अलग कलर का दिखे, ठीक है, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, या ऐसा हो जाए यहाँ के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ के में वीक हो, यहाँ के में और वीक हो, ठीक है, यहाँ के में और वीक हो, तो इसे बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस को मतलब समझ में आ गया। होमोजेनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होगा जिसके अंदर हर पॉइंट पर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और जिसमें डिफरेंट होगी वो होगा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन जो मेरा बेसिक पर्पस है ना ये पढ़ाने का, वही है कि मुझे सॉल्यूशन का आइडिया देना आपको, और सॉल्यूशन के बाद सॉल्यूशन का आइडिया देना, क्योंकि इवेपोरेटर सॉल्यूशन पे ही काम करते हैं, ठीक है। वो मैं अभी आपको जस्ट अगले 3-4 मिनट में समझा दूंगा। सॉल्यूशन क्या होता है सबसे पहले बताओ। सॉल्यूशन, आंसर जी, आंसर को सॉल्यूशन कहते हैं? नहीं, सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वैसे तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा तो भी मैं यहाँ जितना आपको जरूरत है उतना पढ़ा दूंगा। सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते और कुछ हद तक ही एक दूसरे में घुलते हैं। सॉल्यूशन ऐसे दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का होमोजेनियस मिक्सचर होता है जो केमिकली रिएक्ट नहीं करते और कुछ हद तक एक दूसरे में घुलते हैं। कुछ हद तक एक दूसरे केमिकल रिएक्ट नहीं करते, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये बात तो समझ में आ गई। केमिकल रिएक्ट नहीं करेंगे मतलब कोई रिएक्शन नहीं होगी वहां पे, ठीक है, और ना ही वो, और वो
मतलब ये है कि अगर आपके पास एक जग एक गिलास पानी है तो आप उसमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ शुगर ही डिजोल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर एक डब्बा चीनी घोलने की कोशिश करोगे, नहीं घुलेगी। अगर आपके पास एक गिलास पानी है तो आप 4 चम्मच मैक्स या 5 चम्मच पानी चीनी पानी में चीनी घोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको और चीनी घोलनी है तो आपको पानी को और बढ़ाना होगा। मतलब एक लिमिट है उनकी आपस में डिजोल्व होने की, आपस में घुलने की, कि इतने पानी में इतनी चीनी घुलेगी। फिर अगर चीनी बढ़ा रहे तो पानी बढ़ाओ। फिर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन है कि इस टेम्परेचर इस प्रेशर पर इतनी चीनी ही घुल पाएगी। अगर और घोलने तो और टेम्परेचर प्रेशर चेंज करो, बढ़ाओ या घटाओ। तो ये इससे पता चलता है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जो है केमिकल रिएक्ट नहीं करने चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर बनाने चाहिए घुल के, और इसके अलावा वो एक लिमिट में एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चाहो तो मैं इसकी डेफिनेशन में लिखवा देता हूँ। इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, इट इज ए HM, homogeneous mixture, HM मतलब homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting substances, it is a homogeneous mixture of chemically two or more than two chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limit, मतलब कुछ हद तक ही वे एक दूसरे में घुल सकते हैं, ठीक है। अगर आप ज्यादा करोगे किसी कंपोनेंट को तो आपको दूसरे कंपोनेंट की अमाउंट भी बढ़ानी पड़ेगी। A solution is a homogeneous mixture of two or more than two chemically non-reacting substances whose composition can be varied within certain limits, ठीक है। लिमिट्स लिख लो, S लिमिट्स, ठीक है। अब हम जो चलेंगे, अब मैं सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कई टाइप के होते हैं। सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है, वैसे मैं बता देता हूँ ऐसे ही मुंह जबानी, लेकिन जो हमारे काम के बारे में वो बताता हूँ बाद में। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सॉल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में परसेंट हो। अब सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या होते हैं? सॉल्यूशन जिन कंपोनेंट से मिलकर बनता है ना उसे बोलते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है? देखो कई डेफिनेशन है, मैं सारी बता देता हूँ, जो सी आपको अच्छी लगे वो याद कर लेना, ठीक है। सारी कर लो तो और भी अच्छा है। सॉल्वेंट को जनरली मैं कैपिटल ए से लिखता हूँ और सॉल्यूट को जनरली कैपिटल बी से लिखता हूँ। सॉल्वेंट सॉल्यूशन, मैं मुंह जबानी बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके मोल्स ज्यादा होते हैं, जिसका मास ज्यादा होता है। और सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके मोल्स कम हो या जिसका मास कम हो। या फिर ऐसे कहते हैं सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को घोलता है, और सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो दूसरे कंपोनेंट को घोलता है। क्या बोला मैंने? सॉल्वेंट तो दूसरे को अपने में घोलेगा, पानी अपने अंदर चीनी घोल रहा है तो पानी सॉल्वेंट है, और चीनी पानी में घुल रही है तो चीनी सॉल्यूट है। तो जो सॉल्यूशन कंपोनेंट घुले दूसरे कंपोनेंट में वो तो सॉल्यूट, और जो सॉल्यूशन कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अपने अंदर घोले वो सॉल्वेंट, ठीक है। दो डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन ऐसे ही बताते, चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना। एक आपके पास गैस है, एक आपके पास सॉलिड है, एक आपके पास लिक्विड है, ठीक है। आपको मुझे बता, मैं ना ये तीन चीजें हैं, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको मुझे बताना हूँ किस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये देखो दो पार्टिकल है, ठीक है। ये दो पार्टिकल है, ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर, इसमें दो पार्टिकल, ये कंटेनर, इसमें दो पार्टिकल, ये कंटेनर, इसमें दो पार्टिकल, ठीक है। आपको ये बताना है इन तीनों कंटेनर में से कौन से पार्टिकल गैस के हो सकते हैं, कौन से पार्टिकल देखिए कंटेनर नंबर 1 ये है, ये कंटेनर नंबर 2 है, ये कंटेनर नंबर 3 है। तो आपको बताना किस कंटेनर में गैस के पार्टिकल हो सकते हैं अगर सोचा जाए तो, और किस कंटेनर में लिक्विड हो सकता है, किस कंटेनर में सॉलिड। अगर आपको पता लग गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यार समझो। देखो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में सबसे कम गैप होता है, तो ये तो पार्टिकल है, इनमें सबसे कम गैप किसमें? इसमें, तो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। लिक्विड के पार्टिकल के बीच में सॉलिड से थोड़ा ज्यादा गैप होता है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा गैप है इससे, तो ये लिक्विड के पार्टिकल, ये एल के पार्टिकल है, एस के पार्टिकल। और गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है, तो ये गैस के पार्टिकल्स। और
इसी के बेस पे मतलब आपको पता लग गया ना कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज्यादा गैप होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा बहुत कम गैप होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स में काफी गैप होता है। तो इसके बेसिस पे हम एक और डेफिनेशन बनाते हैं सॉलिड और सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट में ज्यादा गैप होगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा होता है। अब सॉल्यूट इसका उल्टा, सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप कम है। ठीक है, हाँ। और अगर गैप पार्टिकल के बीच में ज्यादा है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और गैप कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे क्या, तो सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, और सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है। मैंने चार डेफिनेशन बताई है। एक में सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसकी मोल ज्यादा प्रेजेंट है, जिसके मास ज्यादा प्रेजेंट हो। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी अमाउंट ज्यादा हो। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, दूसरी डेफिनेशन, जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व करे, घोले। तीसरी, वो कंपोनेंट सॉल्यूशन का जिसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, जिसके पार्टिकल्स के बीच में गैप ज्यादा हो। इसका उल्टा कर दो, सॉल्यूट की डेफिनेशन आ जाएगी। पार्टिकल्स के बीच में गैप कम, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग, अमाउंट में कम प्रेजेंट होगा, मोल्स मास कम होंगे। इसके अलावा खुद भूलेगा दूसरे कंपोनेंट में। अभी ये बातें मैंने क्यों बताई है, ठीक है। देखो ऐसे कहते हैं कि जैसे हमने पानी में एक चम्मच चीनी डाली, 2 डाली, 3 डाली, 4 डाली, 4 के बाद और चम्मच चीनी नहीं घुल रही है 1 गिलास पानी, तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट अपनी मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। जिसमें सोल्यूट आप और ना घोल सको वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन जिसमें और सोल्यूट घोल सको और चीनी घोल सको वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और चीनी डाल दी, अब वो घुलेगी नहीं, पड़ी रहेगी, तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो और सोल्यूट ना डिसॉल्व हो सके और सोल्यूट ना घुल सके। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो जिसमें और सोल्यूट घुल सके, जिसमें सोल्यूट मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट ना हो। सुपर सैचुरेटेड वो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और चीनी डाल दोगे या और सोल्यूट डाल दोगे, चीनी के अलावा कोई सोल्यूट भी हो सकता है, और तो वो घुलेगा नहीं, वो पड़ा रहेगा, दाने दाने जमे रहेंगे, तो वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सोल्यूट घोल दिया जाए तो जो सॉल्यूशन बनता होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। ये वैसे काम के लिए, उसमें जनरल के लिए बता रहा हूँ जिससे कहीं भी यूज हो जाए। ठीक है, और ऐसे ही वो सॉल्यूशन जिसमें सोलवेंट वाटर हो, उसे एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं, एक्वियस सॉल्यूशन। जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो उसे नॉन एक्वियस। हमारे काम के जो दो है वो ये है, एक तो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब आप ये मत सोचना मैं इवेपोरेटर ही बता, इवेपोरेटर भी यहीं से लेके आऊंगा। एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, बस इसके बाद जस्ट अपना इवेपोरेटर टॉपिक है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जिसमें सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो ना, वो होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो वो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कितनी ज्यादा है कितनी कम, देखो एक तो ये डेफिनेशन याद रखना, काम आएगी। वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे कंसंट्रेटेड बोलेंगे, जिसमें सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे बोलेंगे है डाइल्यूट सॉल्यूशन। या फिर एक डेफिनेशन अच्छी है, अगर ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की है, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। और अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से अमाउंट सोल्यूट की है तो डाइल्यूट है। मैं फिर बोलता हूँ, अगर सॉल्यूशन की, क्योंकि इसी पे ही सारा इवेपोरेटर काम करेगा। जिसके ये समझ में आ गया वो समझ जाएगा कि इवेपोरेटर करता क्या है, इवेपोरेटर में सारे कंसेप्ट अपना बना लेगा। ये सबसे मेन है, इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ाया है। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो होता है, वो अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% अमाउंट, 5% से ज्यादा अमाउंट, अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की है तो वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% या 5% से कम अमाउंट सोल्यूट किया तो वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 100 ग्राम टोटल मास है सॉल्यूशन का, 100 ग्राम। अगर इसमें 13 ग्राम सोल्यूट है तो इसमें कितनी परसेंटेज होगी, 13/100 इंटू में 100, तो 13% हो गया सोल्यूट। 5% से ज्यादा है तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन अगर ये 3 ग्राम होता तो यहाँ भी 3 आता, तो ये यहाँ भी 3% हो गया। तो सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट, ये सोल्यूट की अमाउंट थी और ये सॉल्यूशन की अमाउंट थी। यानी अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में से 5% से ज्यादा अमाउंट सोल्यूट किया तो वो कंसंट्रेटेड है।
5% या 5% से कम अमाउंट सोल्यूट किया तो वो डाइल्यूट है। एक तो ये डेफिनेशन है, एक मैं पहले बोली, वो सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो कंसंट्रेटेड, जिसमें सोल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट है वो डाइल्यूट। और देसी भाषा में पता है कंसंट्रेटेड डाइल्यूट का मतलब क्या है? कंसंट्रेटेड का मतलब है गाढ़ा सॉल्यूशन, जैसे शहद होता है ना गाढ़ा, वो। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है पतला सॉल्यूशन, ठीक है, गाढ़ा और पतला ये कंसेप्ट होता है। तो ये क्या बोलोगे? द सॉल्यूशन which contains solute more than 5% of the total amount of solution, वो सॉल्यूशन जो सोल्यूट, जिसमें सोल्यूट सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में के 5% से ज्यादा हो। अगर सॉल्यूशन की टोटल अमाउंट में 5% से ज्यादा अमाउंट सोल्यूट की तो वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है। द सॉल्यूशन दैट कंटेन्स या विच कंटेन्स 5% और लेस देन 5% सोल्यूट of the total amount of solution, उसे बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इवेपोरेटर की डेफिनेशन अब देता हूँ मैं ढंग से, अब मैं समझा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले, जो मैं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर सकूं, बस उसके बाद मैं इवेपोरेटर की डेफिनेशन देता हूँ जल्दी सी। देखो बेटा, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले, ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 15 ग्राम सोल्यूट है। ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 5 ग्राम सोल्यूट है। तो इसमें परसेंटेज निकालना, 15/100 इंटू 100, ये आ गया 15%, मतलब ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। मुझे ये पता लगाना है कौन सा कंसंट्रेटेड कौन सा डाइल्यूट। इसमें 5% आएगा तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना, बिल्कुल सही। अब मैं थोड़ा सा पासा पलटता हूँ, अब मैं पूछता हूँ कुछ ऐसा तड़कता भड़कता सवाल जो आपके तोते उड़ाया, तोते। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 3 ग्राम सोल्यूट है। 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 4 ग्राम सोल्यूट है। इसमें बताना कौन सा कंसंट्रेटेड कौन सा डाइल्यूट। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 15 ग्राम सोल्यूट है। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, इसमें 13 ग्राम सोल्यूट है। बताओ ऊपर वाला देखोगे तो कहोगे दोनों डाइल्यूट है, डाइल्यूट। ये नीचे वाला देखोगे इसके कहोगे दोनों कंसंट्रेटेड है ना। तो आप क्या करें, यहाँ पे पहली डेफिनेशन काम आती है बेटा, जिसलिए मैंने आपसे कही थी दोनों डेफिनेशन काम की है कि जिसमें सोल्यूट ज्यादा वो कंसंट्रेटेड, जिसमें सोल्यूट कम वो डाइल्यूट। देखने से पता लग रहा है दोनों 100 ग्राम के हैं, तो ज्यादा किसमें सोल्यूट है, इसमें, तो ये कंसंट्रेटेड सीधा, और ये डाइल्यूट, खत्म कहानी। अगर दोनों सॉल्यूशन डाइल्यूट हो या दोनों सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो, अगर एक सॉल्यूशन डाइल्यूट और एक सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड आपको पता लग रहा है तो परसेंटेज के हिसाब से आंसर तो, वरना मास जिसमें ज्यादा है वो, या परसेंटेज निकालो जिसमें परसेंटेज ज्यादा निकले। जैसे इसमें परसेंटेज 3% आएगी और इसमें 4% आएगी, इसमें परसेंटेज ज्यादा तो कंसंट्रेटेड, इसमें परसेंटेज कम है डाइल्यूट, ठीक है। ऐसे इन दोनों में ये कंसंट्रेटेड होगा, ये डाइल्यूट। यानी अगर दोनों कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाए या दोनों डाइल्यूट सॉल्यूशन आ जाए परसेंटेज वाले मेथड से, तो जिसमें ज्यादा अमाउंट लगे वो कंसंट्रेटेड, जिसमें कम अमाउंट लगे वो डाइल्यूट, ठीक है। अब इवेपोरेटर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, इतनी देर से कह रहे थे इवेपोरेटर आ गया वही टाइम, ठीक है। इवेपोरेटर क्या कहता है, इवेपोरेटर कहता है कि मैं वो डिवाइस हूँ जो डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बदलूंगा। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, अच्छा ये देखना 100 ग्राम का सॉल्यूशन, इसमें 3 ग्राम सोल्यूट, और यहाँ 100 ग्राम का सॉल्यूशन, इसमें 30 ग्राम सोल्यूट, तो ये कंसंट्रेटेड और ये डाइल्यूट है। इसमें सोल्यूट 30 ग्राम है, तो सोल्वेंट कितना है 70 ग्राम। मान लो ये पानी से बना है, मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो इसमें 70 ग्राम पानी है और इसमें कितने ग्राम पानी है 97 ग्राम। तो सोल्वेंट किसमें ज्यादा, पानी किसमें ज्यादा है, इसमें। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में होता क्या है, सोल्वेंट ज्यादा होता है, मतलब पानी ज्यादा होता है उसमें एक तरह से। अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, देखो सॉल्यूशन कई टाइप का मैं पहले कह सकता हूँ, मैं एक बार और डेफिनेशन दे देता हूँ, और जो सॉल्यूशन मैं यूज करने वाला हूँ। लिक्विड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्वेंट लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो। सॉलिड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्वेंट सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो।
गैसियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में प्रेजेंट हो। तो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब हम लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में हो। सॉल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन को लिक्विड सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे गैस में, ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन में, तीनों में यही है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें 97 ग्राम इस लिक्विड सॉल्यूशन में 97 ग्राम लिक्विड है, 97 ग्राम पानी है। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो नॉन एक्वस भी हो सकता है, नॉन एक्वियस या एक्वस एक्वियस, ठीक है। इसमें 70 ग्राम है। तो इवेपोरेटर क्या करेगा, इसके पानी को भाप में बदलेगा और इसमें पानी की अमाउंट कम कर देगा। ये 100 ग्राम का सॉल्यूशन है ना, इसको बना देगा, मान इसको बना दिया उसने 73 ग्राम का। अब क्या है, इसमें 3 ग्राम अब सोल्यूट और 70 ग्राम सोलवेंट है। अब इसका और इसका रेशो थोड़ा सा बदला है ना, तो परसेंटेज भी चेंज होगी, ये कंसंट्रेशन से डाइल्यूट भी बनेगा, ठीक है। अच्छा आप करके देख लो, इसमें और इसमें से कौन सा डाइल्यूट कौन सा कंसंट्रेटेड, इसमें से और इसमें से बताना। 100 ग्राम 3 ग्राम, इसमें से और इसमें से बताना कौन सा कंसंट्रेटेड कौन सा डाइल्यूट। साफ दिख रहा है, जब एक अमाउंट सेम हो तो दूसरी अमाउंट सोलवेंट की अमाउंट इसमें कम होगी, जिसमें सोलवेंट की अमाउंट कम हो, या कर लो ना यार, 3/73 गुणा 100, 3/100 गुणा 100, ये 3% आ रहा है साहब। इसमें ये 73 से कम है, ठीक है। तो 100 को इससे डिवाइड करूंगा तो एक तो आएगा नहीं, एक से बड़ी वैल्यू आएगी, और 3 को जब मैं एक से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, मान लो 1.5 ही आ गया, इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4.5 आएगा, मतलब 3 से तो ज्यादा आएगा, मतलब ये डाइल्यूट नहीं रहा, ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया इसके कंपैरिजन में। तो इवेपोरेटर क्या करते हैं, इवेपोरेटर डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बदलते हैं। इवेपोरेटर वो डिवाइस होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या वो यूनिट होती है जो कि डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, उसको गर्म करके, उसको बॉईल करके। इवेपोरेटर आर द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाय बॉइलिंग द लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। द डिवाइस, द मशीन, द यूनिट, कुछ भी लिख दो, यूनिट, द मशीन, द डिवाइस, ठीक है। डिवाइस तो मत कहना, मशीन कह दो, या इंस्ट्रूमेंट व्हिच कन्वर्ट DS into CS, dilute solution into concentrated solution by boiling the solution, by boiling the solution, solution को उबाल कर, solution को गर्म करके, solution को heat supply करके, boiling the solution or liquid is called evaporators, is called evaporators। समझ में आ गया? मैंने इतना सारा क्यों पढ़ाया है तुम्हें, ताकि तुम्हारी चीजें समझ में आ सके। तो ये कुछ नहीं करेगा, ये जो लिक्विड कंटेंट होगा, देखो एक वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट। VC वोलेटाइल कंपोनेंट, VOLA वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट की स्पेलिंग तुम्हें आती होगी। नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, NON, नॉन के बाद वोलेटाइल। वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिनको वेपर्स में बदला जा सकता है, जिनको भाप बना सकते हैं, पानी की भाप बना सकते हो। और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं जिनकी आप भाप नहीं बना सकते, ठीक है, जिनके वेपर्स नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि टेबल है, टेबल को जलाओगे, लकड़ी को जलाओगे, भाप नहीं बनेगी, ठीक है। पानी को जलाओगे, वेपर्स बनेंगे। तो वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिनके वेपर्स बनाए जा सकते हैं, नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिनके वेपर्स नहीं बनाए सकते। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉलिड और एक सॉल्यूट। हमने लिक्विड सॉल्यूशन नाम दिया है, हमने लिक्विड सॉल्यूशन नाम दिया है, तो हमने ये साफ कह दिया है कि सॉल्वेंट तो लिक्विड है, मतलब सॉल्वेंट के वेपर्स तो बन जाएंगे, लेकिन जो सॉल्वेंट है यानी कि अपना, वो वोलेटाइल है। लेकिन जो हम सोल्यूट लेते हैं वो नॉन वोलेटाइल लेते हैं। सोल्यूट की अमाउंट कम नहीं की थी मैंने, 3 ग्राम में रखा था। 100 ग्राम 3 ग्राम था, 73 ग्राम 3 ग्राम आया, मतलब सोल्यूट के वेपर नहीं बनेंगे, सॉल्वेंट के वेपर बनेंगे। तो ये करता क्या है इवेपोरेटर, ये वोलेटाइल कंपोनेंट को यानी सॉल्वेंट को क्या करता है, या लिक्विड को क्या करता है, वेपर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है, यानी अगर आपका जो डिवाइस है, वो जो आपका सॉल्यूशन है उसमें पानी प्रेजेंट है, अगर आपका जो डिवाइस है वो पानी की भाप बना रहा है, पानी को भाप बनाकर डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बना रहा है, तो वो इवेपोरेटर है। लेकिन अगर पानी के अलावा दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट है, बेंजीन है या टोल्यून है, कुछ भी है, अगर पानी के अलावा किसी दूसरे लिक्विड की वेपर बना के डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में कोई मशीन बदल रही है, तो वो वेपोराइजर कहलाता है। उसका नाम क्या होता है, वेपोराइजर। उसे क्या कहेंगे, वेपोराइजर। इवेपोरेशन सबको पता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड को वेपर में बदलना। कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज नोन एज द इवेपोरेशन।
और जो इंस्ट्रूमेंट इवेपोरेशन करवाते हैं वो इवेपोरेटर्स होते हैं। जो पानी की इवेपोरेशन कराएंगे वो इवेपोरेटर्स, जो पानी के अलावा अदर लिक्विड की इवेपोरेशन कराएंगे वो वेपोराइजर। समझ गए? इवेपोरेशन का मतलब होता है लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट करना, लिक्विड को हीट करके, लिक्विड को बॉईल करके उसको वेपर में बदल देने को बोलते हैं इवेपोरेशन। और जो इवेपोरेशन प्रोसेस जो डिवाइस करवाता है पानी की, वाटर की, वो होते हैं इवेपोरेटर्स। जो पानी के अलावा दूसरे लिक्विड की इवेपोरेशन करवाता है वो होता है वेपोराइजर। समझ गए? हमें ये पढ़ना है अभी। अब इवेपोरेटर्स की परफॉर्मेंस देखने के लिए तीन चीजें होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। कैपेसिटी, जिस इवेपोरेटर की कैपेसिटी ज्यादा होती है ना वो अच्छा इवेपोरेटर होता है। कैपेसिटी का मतलब, कैपेसिटी यूनिट होती है किलोग्राम वेपोराइज्ड, किलोग्राम वाटर वेपोराइज्ड पर आवर। मतलब कैपेसिटी का मतलब है 1 घंटे में कोई इवेपोरेटर कितने पानी की भाप बना पा रहा है। 1 घंटे में कोई इवेपोरेटर कितने किलोग्राम पानी को भाप में बदल रहा है। मान लो 1 घंटे में एक इवेपोरेटर 400 किलोग्राम पानी को भाप में बदल रहा है, ठीक है। और 1 घंटे में एक इवेपोरेटर 250 किलोग्राम, जस्ट एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, 250 किलोग्राम पानी को भाप में बदल रहा है। तो अच्छा कैपेसिटी ज्यादा इसकी है तो ये इवेपोरेटर है। कितना वाटर वेपोराइज्ड किया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। इट इज द किलोग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड, द कैपेसिटी ऑफ इवेपोरेटर इज डिफाइंड एज द, ठीक है, ये लाइन तो सबको आती होगी। द कैपेसिटी ऑफ इवेपोरेटर इज डिफाइंड एज द किलोग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड इन 1 आवर। किलोग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड in 1 hour is called capacity of evaporator। वैसे निकालेंगे कैसे? टोटल किलोग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। कैसे निकालेंगे इसको? टोटल केजी ऑफ वाटर, ये फॉर्मूला है इसका। वाटर वेपोराइज्ड, कितने किलोग्राम वाटर के वेपर बने, RIZED, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इन आवर। टोटल टाइम टेकन इन वेपोराइजेशन इन आवर। वेपोराइजेशन में कितना टाइम लगा? घंटों में, ठीक है, इन आवर। समझ गए? इकोनॉमी, दूसरी टर्म क्या है? इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी का मतलब होता है कि कितने किलोग्राम वाटर वेपोराइज्ड हुआ है और उस वाटर को वेपोराइज करने के लिए कितनी भाप उसको दी गई है। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये तो यूनिट, इसकी तो यूनिट है केजी पर आवर, इसकी ये यूनिट लेस है। इकोनॉमी क्या होती है? यूनिट लेस। किलोग्राम ऑफ वाटर वेपोराइज डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ स्टीम सप्लाइड टू इट एज इनपुट। कितने किलोग्राम वाटर के वेपर बने और उनको वेपर, वो वेपर बनाने में, जो आपने जितने भी किलोग्राम वाटर के वेपर बनाए हैं उनको बनाने के लिए आपको कितने किलोग्राम स्टीम या कितने किलोग्राम हीट उसको सप्लाई करनी पड़ी इनपुट के तौर पर, वो होती है इकोनॉमी। इट इज डिफाइंड, ये यूनिट लेस होती है क्योंकि ऊपर भी केजी है और नीचे भी केजी है। ऊपर केजी क्या है? केजी ऑफ वाटर वेपोराइज्ड, यहाँ लिखना केजी ऑफ वाटर वेपोराइज्ड, केजी ऑफ, नीचे लिखना केजी ऑफ स्टीम सप्लाइड टू इट। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, या केजी ऑफ water vaporized, kg of water vaporized and divided by kg of steam supply to it as an input, इसे बोलते हैं इकोनॉमी। और तीसरी आती है स्टीम कंजप्शन, STEAM, स्टीम कंजप्शन, CONSUMP कंजप्शन, CONSUMPTION कंजप्शन, स्टीम कंजप्शन। स्टीम कंजप्शन क्या होती है? कैपेसिटी को इकोनॉमी से डिवाइड कर दो। इट इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी रेशियो ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इवेपोरेटर टू द इकोनॉमी ऑफ द इवेपोरेटर। और इसकी यूनिट क्या आएगी? ये तो यूनिट लेस है तो इसकी यूनिट वही होगी जो कैपेसिटी यूनिट होती है, केजी पर आवर। केजी ऑफ वाटर वेपोराइज्ड
उसने वेपराइज किया वाटर को। तो ये बिल्कुल बेसिक था, मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल ध्यान से समझा है जानबूझ के, ताकि इवेपोरेटर, अब मैं इवेपोरेटर टाइप का से खत्म रखूँ खटाइट देने से, क्योंकि ये बिल्कुल बेस था। और जब आपका बेस बढ़िया हो ना तो ऊपर की चीजें बहुत आसानी समझ में आती है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश की है। हाँ ये वीडियो लेंथ ही बनी हुई मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन ये आपको देखनी पड़ेगी अगर आपको बेसिक चीजें समझनी है। ये हार्ड नहीं है इवेपोरेटर टॉपिक, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आई तो लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर भी करना, नए आए हो तो और कमेंट करो अच्छे अच्छे। नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ कहाँ से नहीं समझ में आया, मैं समझाने की कोशिश करूँगा, कमेंट करो, ठीक है। और भी कोई बात पूछनी है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय।